नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यातक नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि वहां पर बिगड़े हालात उनके लिए संजीवनी बन सकते हैं। इन हालात में विदेशों से बांग्लादेश को मिले अनेक ऑर्डर उन्हें मिल सकते हैं। बांग्लादेश के मचे बवाल के बीच कैसे होगा यूपी के निर्यातकों को फायदा, चलिए विस्तार से जानते हैं। बांग्लादेश में बिगड़े हालात से यूपी के कारोबारियों के पास बड़ा मौका। कारोबारियों के अनुसार इन हालात में अगले 3 महीने में उन्हें 8 से 10 बिलियन का रेडीमेड गारमेंट का ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि उन्हें यह भी डर है कि वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया उनके अरमानों पर पानी फेर सकते हैं और वो भी इन ऑर्डर पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। नोएडा परिधान निर्यात कलेक्टर के अध्यक्ष ललित ठकुराल ने बताया है कि रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में बांग्लादेश उनका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है। उसे हमारे तुलना में अधिक ऑर्डर मिलते हैं और वो अधिक निर्यात करता है। ज़ारा और मैंगो जैसे बड़े ब्रांड बांग्लादेश से ही अपने ऑर्डर तैयार कराते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे हालात में वे वापस भारत की तरफ लौटेंगे और ये ऑर्डर उन्हें मिलेंगे। उन्हें करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर के ऑर्डर इन बिगड़े हालात की वजह से मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अन्य देशों में उन पर ड्यूटी नहीं लगती और भारत में ये 9% है। यहाँ पर जीएसटी और अन्य टैक्स की वजह से भी उत्पाद तैयार कराना महंगा है। सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए। इन ऑर्डर को लेने के लिए वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया के कारोबारी भी लगे हैं। वहां पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की वजह से उनके उत्पाद सस्ते भी हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुलमणि गुप्ता ने कहा कि नोएडा के रेडीमेड गारमेंट के निर्यातकों को बांग्लादेश में बिगड़े हालात का सीधा लाभ मिलेगा। भारत के कारोबारियों को नुकसान भी। रेडीमेड गारमेंट्स के प्रमुख निर्यातक शशि नायका ने कहा कि बांग्लादेश के इन हालात का नुकसान भारत के कारोबारियों को भी है। बांग्लादेश में सिर्फ टी शर्ट का काम अधिक होता है। कॉटन और अन्य कपड़े भारत से ही बांग्लादेश जाते हैं, जिसको इन हालात में नुकसान होगा। अन्य देशों के ऑर्डर भी भारत की तुलना में वियतनाम में ही अधिक जाने की संभावना है, क्योंकि वियतनाम में गारमेंट सस्ता है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। चीन के अनेक लोगों ने अपना उद्गम वियतनाम में शिफ्ट करना सोचा है। वर्तमान में तो यूरोप की हालत भी खस्ता है। ये तो बात थी कि किस तरह बांग्लादेश में छिड़ी हिंसा का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की है। 5 पॉइंट्स में समझिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हालात अस्थिर है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाले शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई थी। शेख हसीना भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर पहुंच गई थी। आइए अब आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि बांग्लादेश में इन बवाल की पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन। शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को झड़पें शुरू हो गईं, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को
तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां की जाने लगी। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार ना करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करे। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया था। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है? बांग्लादेश में रविवार को बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सरकार विरोधियों के बीच जमकर झड़पें हुई। सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। सोमवार को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने मीडिया से बातचीत। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्होंने ये भी बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने को कहा है। शेख हसीना की बांग्लादेश छोड़ने के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के सरकारी आवास के अंदर नजर आए। हालांकि उस समय शेख हसीना वहां से निकल चुकी थी। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के आधिकारिक आवास गणभवन में तोड़फोड़ और लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों में से कई लोग गणभवन का सामान लेकर जाते भी नजर आए और कुछ शेख हसीना के पिता एवं 1971 के मुक्ति संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़ते और हथौड़ों से उसे तोड़ते हुए भी नजर आए। धान मंडी और ढाका में हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उन्होंने राजधानी में गृह मंत्री अब्दुल खान कमाल के आवास पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। उनके घर से धुआं निकलता भी देखा गया था। प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने क्या कहा? ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद लोगों और छात्रों से धैर्य व अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सोमवार को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि हम सभी सेना प्रमुख के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे छात्रों और लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझ लिया है। इस बीच शेख हसीना भारत पहुंच गई थी और शेख हसीना को भारत में पनाह देने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री का बड़ा बयान। भारत सरकार ने मंगलवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वो भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। विदेश मंत्री ने कहा कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, कि चिंता की बात है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने बताया कि सोमवार को हसीना ने बेहद कम समय के अंदर भारत आने की अपील की थी। वो सोमवार शाम को दिल्ली पहुंची थी। दरअसल हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा भी हुई थी। इसके बाद पीएम हसीना के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो ढाका से अगरतला के लिए रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती थी। इसी के साथ बांग्लादेश संकट पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि हम इस संकट पर नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा जारी है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ढाका के संपर्क में हैं। हम बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। बांग्लादेश में हजारों भारतीय मौजूद हैं, जिसमें 9000 छात्र हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि बीएसएफ को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। खबर में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।